दयाशंकर जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुख सुविधा मिल रही थी। अब सेवानिवृत्त के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली है और हर महीने की पेंशन अलग से आएगी। दयाशंकर जी और मालती जी के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे मयंक और पंकज मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं। दयाशंकर जी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ, पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ मुंबई में चले। छोटा बेटा कहता, नहीं पापा, आप मेरे साथ रहेंगे। बेटों के मान मनोहार पर मालती जी फूली नहीं समाती थी। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन दयाशंकर जी हमेशा यह एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते हैं कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी लगते हैं, वहाँ हमें अच्छा नहीं लगेगा। मालती जी को अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन दयाशंकर जी हंसते हुए कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें उनके साथ रहना ही पड़ेगा। इस बात पर मालती जी नाराज हो जाती हैं। हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन विदा हूँ। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहू उनके घर पर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। आप तो जानते ही हैं कि हम मुंबई में किराए के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वह आप हमें देकर हमारी मदद कर दें। कुछ दिन रहने के बाद बेटे बहू मुंबई वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से दयाशंकर जी सोच में पड़ गए। मालती जी कहती हैं, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में दिक्कत ही क्या है? आज नहीं तो कल आखिर सब कुछ तो उनका ही है ना। दयाशंकर जी ने मालती को समझाते हुए कहा। दयाशंकर जी व्यवहारिक व्यक्ति वाले इंसान थे। अपने हाथ काटकर बच्चों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन वह पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ते रहते हैं और न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल भी देखते रहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह से ठोकर खाने को मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे बेटे यह नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। मालती जी, ऐसे फैसले भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। लेकिन जी, आप भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक हैं। उन्हें काफ़ी हद तक पैसों का इंतजाम कर लिया है, घर खरीदने का सोचा है, तो क्या गलत कर रहे हैं? हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारी खर्चों की बात, पेंशन से पूरा हो ही जाता है। मालती जी के तर्क के आगे दयाशंकर जी कुछ न बोल पाए। रिटायरमेंट के
पैसे दोनों बेटों में आधे आधे बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने मुंबई में अपने अपने फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, लेकिन अब मालती जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। भूख लगना बहुत कम हो गई थी। कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती। दयाशंकर जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन मालती जी टालती रही। दयाशंकर जी ने महसूस किया कि मालती जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी है, तो ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। मालती जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी। अगले दिन डॉक्टर अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया था वह दिल दहला देने वाला था। मालती जी का लीवर खराब हो चुका है और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। 1 महीने के अंदर अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। जल्दी ऑपरेशन करवाया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च कम से कम 50 लाख बताया। साथ में ही लीवर का कुछ हिस्सा देने के लिए डोनर की भी ज़रूरत थी। यह सब सुनकर जैसे दयाशंकर जी के शरीर में जान ही ना रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को संभालें या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फ़ोन किया और जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। लड़खड़ाते कदमों से वह मालती जी के पास पहुँचे तो सोच कर दिल बैठा जा रहा था कि मालती जी को क्या जवाब दूंगा, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा? मालती जी के इस सवाल पर दयाशंकर जी ने कहा, कुछ खास नहीं, लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। दयाशंकर जी की बातें सुनकर मालती जी चुप तो हो गईं, लेकिन उनके चेहरे की गहरी लकीरें कुछ और ही बयान कर रही थी। यह बात अच्छे से समझ रही थी मालती जी कि हालात कुछ संभलने के बाद कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देकर उन्हें घर ले जाने के लिए कह दिया गया और दयाशंकर जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और डोनर का इंतजाम हो जाए हॉस्पिटल में सूचित करें। जब घर पर आए तो दयाशंकर जी ने मालती जी की हालत के बारे में उन्होंने बेटों को बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से कहा भी था कि तुम्हारी माँ को मैं लीवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण मेरा लीवर डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन का इंतजाम किया जा सके। हाँ, 50 लाख रुपए का खर्चा बताया है। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैंने अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ न बोल सके और अगले दिन ब्लड टेस्ट के लिए चले गए, यह सोचकर कि क्या पता ब्लड ग्रुप मैच न करे, और यदि दोनों ही नहीं मैच करेगा तो वैसे भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप चेक करवाया गया तो पता चला कि दोनों ही बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता था। यह सुनकर दयाशंकर जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो बेटा, कब करवाना है ऑपरेशन?
तुम दोनों में से जिसने भी अपनी माँ को लीवर देने का मन बना लिया हो, जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो। दयाशंकर जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। छोटा बेटा बोला, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और फिर ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा मेरा। आप बड़े भैया से कहिए माँ को लीवर देने के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दयाशंकर जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी आंखें चुराता हुआ बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दयाशंकर जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले गए, लेकिन दयाशंकर जी की आँखों से नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोरे लेने लगी। याद करने लगे कि शादी के 5 साल बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया था तो क्या क्या नहीं किया था दोनों ने। उन्होंने संतान के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह जाकर मन्नतें मांगी थी। कितने डॉक्टर से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान प्राप्त हुई थी। अगले दिन सुबह दयाशंकर जी कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे मुंबई वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। दयाशंकर जी कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से विवश होकर दयाशंकर जी रूंधे गले से बोले, ठीक है बेटा, लीवर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने सोच लिया है, लीवर मैं ही दे दूंगा तुम्हारी माँ को। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी, घर खरीदने के लिए थे हमारे पास, कहाँ रहे? जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बात सुनकर छोटा भाई भी बोला, वैसे पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना पैसा बर्बाद करना होगा? और अभी माँ की उम्र ही कितनी बची है? इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था आपको भी। बाबूजी, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो हम माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सकें। कहते हुए दोनों अपने शहर जाने के लिए निकल गए। करीब 1 सप्ताह के बाद दोनों बेटे गुस्से में लाल होते हुए दयाशंकर जी के पास वापस आए और कहने लगे, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटे के ऊपर केस कर सकता है? आपने हमारे लिए जो किया है वह आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सब आपको बेटों पर ही केस करेंगे। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, यह सब जो आप
कर रहे हैं तो इससे आपकी समाज में कितनी बदनामी होगी, यह जानते भी हैं आप? दयाशंकर जी, जो चुपचाप अपने बेटों की बातें सुनते जा रहे थे, एकाएक अपना धीरज खो बैठे और भारी आवाज में बोले, सही कह रहे हो तुम दोनों बेटे, बदनामी तो होगी लेकिन मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारी होगी कि कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के ना हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए ही मुझे तुम पर केस करना पड़ रहा है। ध्यान से सुन लो बेटा कि मैं एक बाप होते हुए तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊँगा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को शादी के साथ वचनों के साथ साथ एक वचन यह भी दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं, इसलिए बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी सरकारी नौकरी करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह अपने बेटों की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, और आज जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फालतू का खर्चा लगता है। और पंकज, तुम एक बार जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे, और मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गोद में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के लिए बहुत पैसे मांगे थे जो कि हमारे पास नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर यह कह रहा है कि मौत तो सबको आनी है, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। इस उम्र में माँ पर लाखों खर्च करने की क्या ज़रूरत है? बेटा, तुम दोनों को मुंबई में अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जिद की थी ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुश्तैनी मकान बेचकर पैसे जुटाए ताकि तुम्हें सेटल करने में कोई आर्थिक परेशानी ना आए, और हम दोनों 2 कमरे के इस छोटे से मकान में रहने को भी तैयार हो गए थे। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि जब मालती जी को पता चलेगा कि उसके बेटों की उसके बारे में ऐसी सोच है तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन पिताजी, आप भी तो सोचिए कि 50 लाख कोई रकम छोटी रकम नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि माँ ठीक हो जाएगी। बेटा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब तुम यह सोचो कि ज़िंदगी रही तो पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती। मैं तो इस छोटे से मकान को भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेचकर भी 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब जब तुमने माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना पड़ा। मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वह पैसे वापस चाहिए। बेटे से बात करने के बाद जब दयाशंकर जी मालती जी के पास कमरे में आए थे तो मालती जी उनकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी
और पूछने लगी कि बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। मैं सारा दिन अखबार और टीवी के भरोसे ही निकाल देती हूँ। इस पर दयाशंकर जी ने नज़र चुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, तुम्हारा ऑपरेशन कुछ ही दिनों में करवाना है, तो इस विषय में बात करने के लिए ही डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन काफ़ी दिनों से मयंक और पंकज भी नहीं आए मुझसे मिलने। इस पर दयाशंकर जी चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे, तुम्हें कैसे बताऊं मालती, तुम्हारे दोनों कलयुगी बेटों की करतूत। अपने मन का जो भी गुब्बार मैं तुम्हारे सामने खोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें वक्त से पहले नहीं मारना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने केस की सुनवाई अगले ही दिन से शुरू कर दी। ऐसा अनोखा मामला आने पर जज साहब भी हैरान थे कि बाप को अपने बेटे पर इसलिए केस करना पड़ा कि बेटा को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वह अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तक नहीं उठा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए लगातार 3 दिन तक सुनवाई की और तीसरे दिन जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटे अपने पिता के लिए रिटायरमेंट का पूरा पैसा वापस करेंगे। यदि ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उन दोनों के घरों की नीलामी कर दी जाएगी। नीलामी के पैसे से दयाशंकर जी की पत्नी का इलाज करवाया जाएगा। बाहर खड़ी मीडिया कर्मियों ने भी इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई 2 कलयुगी बेटों की करतूत। आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने वाला है। जब बेटे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं, तो आगे जाकर बच्चों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। कोर्ट का यह फैसला सुनकर सभी लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्हें विश्वास हो रहा था कि उन्होंने इतना शर्मिंदगी भरा काम किया है। थोड़ी देर में उनका वकील उनके पास आया और कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मैं आप लोगों को जीत दिलाकर ही मानूंगा। लेकिन बेटों ने साफ साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा अपने पिता के पैरों में गिर गया और कहने लगा, कितने गलत थे हम जो अपने माँ बाप से जीतने चले थे। अगर अपने माँ बाप को हराकर हम जीत भी जाते तो लानत है ऐसी जीत पर। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं माँ के लिए लीवर की ज़रूरत को पूरा करूँगा और ऑपरेशन के लिए भी पूरे पैसों का इंतज़ाम कर दूँगा। इतने में छोटा बेटा बोला, नहीं भाई, यदि आप माँ को लीवर दे रहे हैं तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस पर दयाशंकर जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को कोर्ट केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उसे इसके बारे में कुछ भी पता न चले।
तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने मौन रहकर इस बात के लिए हामी भर दी। दयाशंकर जी ने अब और ज़्यादा देर करना उचित नहीं समझा। अगले दिन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 2 दिन बाद की बताई और मालती जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। दयाशंकर जी को कुछ तसल्ली हो गई कि उनकी पत्नी अब कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। डॉक्टर से बात करने के बाद दयाशंकर जी अपने दोनों बेटों के साथ घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मालती जी के पास गए। देखा तो मालती जी अखबार पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। मालती जी उठो, हमने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने आज ही एडमिट होने को कहा है। देखो हमारे दोनों बेटे भी आए हैं। तुम्हारे दोनों बेटों ने तुम्हारे ऑपरेशन में आने वाली सारी मुश्किलों को हल कर दिया है। दयाशंकर जी मालती जी के हाथ से अखबार लेने लगे। लेकिन यह क्या, मालती जी के हाथ ठंडे पड़े हुए थे। दयाशंकर जी की रूह कांप गई यह देखकर। मालती जी के शरीर में जान ही नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन मालती जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दयाशंकर जी ने अखबार उठाकर देखा तो उस पर पहले पन्ने पर ही उनके केस के विषय में विस्तार से खबर छापी गई थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी, कलयुगी बेटों की करतूत। अब दयाशंकर जी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन बेटों ने उन्हें संभाला और मालती जी का अंतिम संस्कार किया गया। उनके बाद बेटे अपने पिता को अपने साथ शहर लेकर चले गए। तब से वह वहीं रहने लगे और अपनी बची जिंदगी मालती जी की यादों में गुजारने लगे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।